जेई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसके अंदर सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें 10th के बाद क्या करना। तो मैंने ऐसे 2 वीक्स का वो जैसे डेमो क्लासेस लिया था काफ़ी इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद मेरे को श्री चैतन्य ठीक लगा था तो मैं उसके अंदर गया था। और उसके बाद जो फर्स्ट 1.5 ईयर होगा ऑलमोस्ट, उसके अंदर मोस्टली हर चीज़ तुम्हें नई लगेगी कि मतलब हर चीज़ नया नया लग रहा है, तो उसको ग्रास्प करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके लिए एक तो क्लासेस में अटेंटिव रहना काफ़ी ज़्यादा, तो जो भी मतलब सर पढ़ा रहे हैं, जैसे ऐसा होगा कि तुम्हें एक टॉपिक कर रहे हो और आज जो पढ़ाया वो कल काम आएगा, बट जो आज पढ़ाया बिकॉज तुम्हें शाम को कुछ काम करना पड़ गया, सॉल्विंग करना पड़ गया, तो तुम नहीं उसको रिवाइज कर पाए, तो कल की क्लास मिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ट्राई करना कि ना हो, ठीक है। और जो टेस्ट आ रहे हैं उसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना अगर मार्क्स वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। और हाँ, फर्स्ट 2 इयर्स में तो मोस्टली यही है कि सॉल्विंग अपना ठीक ठाक रखना और थोड़ा टाइम मैनेज करके चलना, कि ऐसा ना हो कि अगर तुम्हें मैथ्स वीक लगता है तो टेंडेंसी होती है कि हम वो ना करें सब्जेक्ट, तो ऐसा मत होने देना। तो मतलब ऐसे टाइम अपना देख लेना कि मैं दो 2 आवर्स मैथ्स को दे रहा हूँ, 2 आवर्स केमिस्ट्री को दे रहा हूँ, 2 आवर्स फिजिक्स को दे रहा हूँ, या मतलब इक्वल टाइम दे रहा हूँ, या फिर जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। और उसके बाद आता है रिविजन स्ट्रैटेजी। वो मोस्टली इंस्टीट्यूट ड्रिवन होगा, कि जो इंस्टीट्यूट तुम्हें एक शेड्यूल दे देगा जिसके अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिवीजन पड़ेगा। बट इनकेस ऐसा नहीं होता है तो ट्राई करना कि गोल ओरिएंटेड रिवीजन करें। ऐसा होगा कि एक वीक के अंदर तुम कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि जो इस वीक के एंड तक जिसके क्लास नोट्स करने हैं, कुछ सॉल्विंग करना है उस टॉपिक्स का, और जो टेस्ट देना है वीक के एंड पे। उससे क्या होगा, ऐसे मतलब लैग होना स्टॉप हो जाएगा, वरना ऐसा होगा कि पाइलअप हो जाएंगी चीज़ें। तुम सोचोगे कि 3 महीने में रिवीजन खत्म हो जाएगा, बट वो एक्चुअली में 4-5 मंथ्स ले जाएगा। तो बस गोल गोल ओरिएंटेड रखना है रिवीजन को। और जैसे मान लो फिजिक्स के क्लास में रिवाइज कर रहे हो, तो मतलब रीलिव करने का ट्राई मत करो कि क्लास में ये हुआ था, क्लास में वो हुआ था। जस्ट रीड करो, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट पढ़ जाओ, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी तुम सेव कर लोगे नोट्स वगैरह के रिविजन के अंदर। और नेक्स्ट है अदर अचीवमेंट्स अपार्ट फ्रॉम जेई एंड एफर्ट्स गिवन फॉर देम। तो फाउंडेशन लेवल पे तो मोस्टली मेरा एनटीएससी से मैं रैंक 1 था चंडीगढ़ से स्टेज 1 के अंदर, और स्टेज 2 भी मेरा क्लियर हो गया था एनटीएससी का। और आरएमओ मेरा नहीं हुआ था। और कौन सा, हाँ, तो फाउंडेशन तक तो यही था। और +1 +2 में केपीवाई में +1 में भी क्लियर हुआ, +2 में भी शायद मेरा रैंक 51 था। और इनाऊ जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का सेकंड स्टेज होता है, वो +1 +2 दोनों में मैंने क्लियर किया। +2 में रैंक 10 था मेरा। और इंटरनेशनल इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड मैंने +2 में क्लियर किया। और मैथ्स में +1 के अंदर आरएमओ क्लियर किया मैंने। अचीवमेंट्स, हाँ, जेई मेंस में रैंक 62 था, तो वो भी है। और एडवांस में तो ठीक है, पता ही है तुम्हें। तो अचीवमेंट्स तो यही थे। और एफर्ट्स गिवन फॉर देम, एफर्ट्स तो मोस्टली मैंने एनटीएससी के लिए काफ़ी प्रिपरेशन किया था, ऐसे एसएसटी वगैरह काफ़ी मतलब रटने का ट्राई किया था। बाकी केपीवाई तो ऐसा होगा कि तुम नहीं उसके लिए कुछ एफर्ट करोगे एक्स्ट्रा, बस जो जेई में पढ़ा रहे हो वो कर जाओ तो उससे हो जाएगा। और ओलंपियाड्स के लिए बस प्रीवियस ईयर ओलंपियाड सॉल्व किए थे, ऐसे अलग से कुछ मतलब कुछ केमिस्ट्री में हमें थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ा दिए थे हमारे केमिस्ट्री टीचर ने। वैसे ऐसे कुछ खास वो नहीं किया था, मतलब कुछ खास ऐसा नहीं था कि 1 मंथ लगा दिया ट्रेनिंग के, ऐसा कुछ नहीं किया। तो स्टडी आवर्स एक्चुअली मतलब बहुत वेरी किए। जैसे मतलब हमें ऐसा लगता है कि 2 इयर्स एक ही जैसे बीते, बट उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फेजेस थे। जैसे +1 के स्टार्टिंग में मैं रात के 3 बजे सोता था, बट इफेक्टिवली मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, बिकॉज वही कि नींद कम लेता था, तो मैं टायर्ड काफ़ी होता था पूरे डे के अंदर। और उसके कारण एक्चुअल में स्टडी आवर्स में भी क्लासेस के बाद 5-6 रहते थे। बट ऐसे ही +2 के अंदर भी जब लॉकडाउन आया तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहता था, तो ऐसे मैं ऑलमोस्ट रात के 8 से 12 बजे में आधा घंटा पढ़ पाता था, ऑल तो मैं बुक्स लेके 4 घंटे बैठा रहता था। बट जैसे जब +2 ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा ट्रैक रखा है स्टडी आवर्स का, तो मैं ऑलमोस्ट 8 o'clock स्टार्ट करता था पढ़ना, और 8 से मैं 12:31 तक ट्राई करता था कि कंटिन्यूसली मैं पढ़ लूँ। ऑल्दो बहुत बार नहीं पढ़ पाता था, 12 पे जाके थोड़ा गिव अप हो जाता था, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लेता था, बट 1 तक ट्राई करता था कि मैं पढ़ लूँ ऐसे। और उसके बाद 1:32 के अराउंड मेरा लंच ब्रेक होता था 1 घंटे का। और उसके बाद 3 to 8 मैं फरवरी के अराउंड पढ़ता था, ऐसे 3 to 8 वहाँ इंस्टीट्यूट पे पढ़ता था, फिर 8 o'clock घर आ जाता था। और उसके बाद घर पे, हाँ, घर पे भी 2-3 घंटे पढ़ता था, ऐसे 11-12 बजे तक।
फिर सो के फिर से 8 बजे इंस्टीट्यूट। बट फिर जब सेकंड वाला लॉकडाउन आया तो उसके अंदर फिर से शेड्यूल चेंज हो गया। तो फिर उसके अंदर होता था कि मैं घर पे सॉर्ट ऑफ 9 o'clock स्टार्ट करता था पढ़ना, और रात के 11 तक ऑलमोस्ट पढ़ता था, और बीच में ऐसे 2 से 3 घंटे का ब्रेक होता था। और वो होता था 2 से 3 होता था एक ब्रेक मेरा, एक 8 to 9 होता था, और एक मतलब चीट ब्रेक टाइप होता था कि जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ऐसे आधा घंटा रिलैक्स कर लिया या फिर साइकिलिंग कर लिया शाम को, ऐसा कुछ करता था मैं। और उसके बाद है व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो ऐसे +1 के स्टार्टिंग में तो सबका एम्बिशन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि मोस्टली हम सारे स्कूल के ऐसे फर्स्ट रैंक्स होते हैं, या फिर NTSC में मेरा काफ़ी अच्छा आया था। तो मतलब मोस्टली एम्बिशन होता है जो तुम्हारा मोटिवेटेड रखता है। और फिर +2 आते आते वो थोड़ा एम्बिशन ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो अब 1 ईयर तो दे ही दिया हमने जेई को, तो ख़त्म तो करना ही है। तो मोस्टली वो मोटिवेशन रहता है कि चलो अब इतना हमने अगर एफर्ट डाला है तो उसको कंप्लीट करते हैं हम एंड तक आते आते, ठीक है। और फिर जब +2 भी ख़त्म हो गया, उसके बाद भी हमारा इतना जेई डिले हो गया, तो ऐसे कुछ खास मोटिवेशन बचा नहीं, बस ठीक है पढ़ना है तो पढ़ना है, वो वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था सिनेरियो। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मोस्टली एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि तुम्हें क्लासेस में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, एग्ज़ाम देते हुए तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत कम कर लोगे कि अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी होगा, कि सॉर्ट ऑफ साइमल्टेनियसली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और तुम्हारा दिमाग उसमें भी जा रहा है कि जो भी तुमने पुराने टेस्ट में गलतियाँ की हैं वो साइमल्टेनियसली तुम सोचते जा रहे हो कि मैं इस स्टेप में स्लो डाउन कर जाता हूँ, क्योंकि मैं जैसे डिवीजन में मैं बहुत गलती करता था। जब डिवीजन की कोई मतलब सिंपल कोई डिवीजन भी हो ना, तो मैं जीरोस मिस कर देता था। तो जब भी डिवीजन करना है तो स्लो डाउन होकर करना है, ये सब करना है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इस सब चीज़ के लिए। उसके अलावा थोड़ा तुम्हें टॉलरेंस चाहिए, क्योंकि किसी का भी जर्नी ऐसे परफेक्ट नहीं होगा, कि अगर ऐसे पोइट्री टाइप नहीं हुआ कि तुमने एक चीज़ सोचा और वो हो गया। ऐसे बहुत सारे लोज आएंगे, तो जस्ट उसको सह जाना, और फिर भी मतलब बस पढ़ते रहना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा वैसे चाहिए जब 6 महीने ऑलमोस्ट डिले हो गया था, तो बहुत ज़्यादा हम लो पे चले गए थे, बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, बट स्टिल पढ़ते रहना, तो वो टॉलरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है चाहिए के लिए। स्टडी आवर्स तो टाइम टेबल में, स्टडी आवर्स टाइम टेबल तो चलो सेम ही हो गया, वो मैंने आपको बता ही दिया पहले। और रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़, 11th में मैं मोस्टली ऐसा करता था कि जब मैं ऑलमोस्ट 11 बजे घर आता था, ओके, जब मैं 11 बजे ऑलमोस्ट ऐसे था कि जब अक्टूबर-नवंबर का टाइम था 11th के अंदर, तो हमें बोल दिया था कि 11 बजे के अराउंड हमें इंस्टीट्यूट तक रुकना है। तो जब मैं इंस्टीट्यूट के अंदर होता था, फिर तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात कर लेते थे, 8 to 9 हमारी ब्रेक होती थी, और 2 से 3 ब्रेक होती थी, तो फ्रेंड्स से खेल लिया थोड़ा बहुत बाहर जाके और बात कर लिया। कभी कभी रात को हम बाहर से खाना मंगवा लेते थे, तो ऐसे एंटरटेन रहते थे। और फिर 11 बजे के बाद आके मैं ऐसे 1 घंटा यूट्यूब चला लेता था घर पे आके, तो फिर 1 बजे के अराउंड में सो जाता था, अक्टूबर-नवंबर के टाइम 11th में। 12th में तो एक्चुअली मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा रहा लॉकडाउन के कारण, तो ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट रहा नहीं मेरा, बस थोड़ा यूट्यूब से एडिक्शन हो गया था मेरे को, तो उससे भी मेरे को एक्चुअली काफ़ी हर्ट किया था प्रिपरेशन। तो मतलब वो एंटरटेनमेंट नहीं था, वो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन था, जिसको ना मैं एंजॉय कर रहा था और ना मुझे उसका कुछ बेनिफिट हो रहा था। और फिर जब 12th ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा तो एक्चुअली 13th भी काफ़ी हो गया, तो उसके अंदर मैं से 1 घंटा साइकिलिंग कर रहा था शाम को, तो वो काफ़ी मेरे को बेनिफिशियल लगा, उससे माइंड काफ़ी फ्रेश रहता था तुम्हारा। तो हाँ, मतलब बाकी 8 to 9 मेरा ब्रेक्स तो होते ही थे, जिसमें खाना खाना है और रिलैक्स करना है, फ्रेंड से बात करनी है। और रेगुलर कोचिंग टेस्ट स्ट्रैटेजी, टेस्ट तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था, मतलब जब पहली बार चीज़ें पढ़ते हैं तो 15 डेज बाद एक टेस्ट होता था, एक संडे को हम सॉल्विंग करते थे, एक संडे को हम टेस्ट देते थे। उसके बाद रिवीजन में हर वीक के एंड पे टेस्ट होता था, जो स्टार्टिंग में बताते थे कि एक वीक का गोल होगा, उस गोल को आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद टेस्ट होगा। तो अगर मान लो कोई आपका टॉपिक वीक है, तो मतलब किसी टेस्ट में आपके रिलेटिवली कम मार्क्स आते हैं बाकी सबसे, तो उसको ऐसे लिख के रख लो कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक था, तो रिवीजन के बाद इसको थोड़ा और प्रिपरेशन कर लेना उसका। तो टेस्ट, और जब रिवीजन भी ख़त्म हो गया, उसके बाद टेस्ट ऐसा होता था हमारा, एक मंडे को संडे को टेस्ट होता था, और एक वेडनेसडे या थर्सडे में से एक टेस्ट होता था, तो 1 वीक में 2 टेस्ट होते थे। और हाँ, टेस्ट का तो यही था। तो
important tips a month before the exam. A month before the exam तो जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए तुमने 2 years के अंदर, मतलब ऐसे ट्राई मत करो कि तुम कुछ नया करने का ट्राई करो लास्ट के 1 महीने के अंदर। जो भी तुमने पढ़ा है, और ऐसे 2 years में तुम ऐसे कुछ अगर 100 चीज़ें पढ़ते हो तो मतलब मेरे को तो ऐसा फील होता है कि तुम 60 to 70 भूलोगे उसके अंदर से। तो मोस्टली ट्राई करो कि जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या फिर जो भी शायद तुम्हें कहीं और से शॉर्ट नोट्स मिल जाएं किसी के, या जो एनसीईआरटी में तुमने हाईलाइट करके रखा है ओवर 2 years, या नोट्स के अंदर हाईलाइट्स करके रखा है, वो पढ़ने का ट्राई करो। स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी लास्ट के एक, मतलब स्ट्रेस आएगा, उसको ऐसे मत सोचो कि जेई बुरा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे मेरे को मतलब काफ़ी स्ट्रेस रिलीव होता था, और ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं होता था। तो स्ट्रेस मत लो, और रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के 1 महीने में। मैं लास्ट के वीक तो 9 o'clock सो जाता था जब एक वीक रहता था जेई पास, क्योंकि मेरा टेस्ट सेंटर काफ़ी दूर था अपने घर से। तो हाँ, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखो, थोड़ा मतलब शाम को खेल आओ आधा घंटा, उससे तुम्हारा माइंड काफ़ी फ्रेश रहेगा। और हाँ, लास्ट के 1 month के तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग एग्जाम डे और 1 day प्रायर। इसके अंदर तो मतलब एक्साइटमेंट या नर्वसनेस कंट्रोल कर लो, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मतलब मैं काफ़ी बोर हो गया था जेई करते करते। तो बस वही है कि ज़्यादा मत सोचो कि नेक्स्ट डे क्या होगा। खाओ प्रॉपर, और नींद प्रॉपर लेके जाना एग्ज़ाम के अंदर। तो लास्ट डे का तो यही है, मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी तुमसे लास्ट डे, बिकॉज एक्साइटमेंट इतनी होती है कि नेक्स्ट डे पेपर है। तो एग्ज़ाम डे और 1 day प्रायर हो गया। पेरेंट्स का रोल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब लाइक 30-40% मेरे को ऐसा फील होता है पेरेंट्स का रोल होता है। बिकॉज जब भी तुम्हारे से टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, या फिर कोई और तुम्हारा लो आएगा, तो मोस्टली तुम्हारे पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं। मतलब थोड़ा रो लो मम्मा पापा के साथ जाके, कुछ कर लो, तो काफ़ी तुम्हारा ऐसे बर्डन रिलीव हो जाएगा जब भी थोड़ा लो आएगा ऐसे तुम्हारे उसके प्रिपरेशन के अंदर। और साथ में मतलब खाना बनाना, छोड़ना, लेना, वो सब तो पेरेंट्स ऑब्वियसली करते ही करते हैं। तो मतलब ह्यूज थैंक्स टू मॉम एंड डैड कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे को लास्ट 2 years के टाइम। ऐसे मुझे काफ़ी अच्छी तरह से याद है कि जब भी मैं लो होता था तो मैं मम्मा के पास जाकर रो जाता था, बस रोना स्टार्ट कर देता था, और फिर मम्मा संभाल लेते थे, तो काफ़ी मूड ठीक हो जाता था मेरा उससे। और टीचर्स रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो 2 years में सारा कुछ वो तुम्हें पढ़ाएंगे, तो अच्छे टीचर्स होना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डेमो क्लासेस लेना स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट्स की, और मतलब टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखने का ट्राई करना, बिकॉज फिर डाउट्स वगैरह में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फिर उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है अगर मतलब तुम्हारे डाउट्स ऐसे क्लियर होते जाए ओवर टाइम। पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, इसमें मतलब मुझे ऐसा नहीं फील होता कि इतना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज मेरा चलो उसको छोड़ते हैं। मतलब मैंने एक्चुअली काफ़ी ट्राई किया +2 के अंदर कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं किसी के साथ पढ़ूँ, या किसी मतलब 3-4 बच्चे हम साथ में पढ़ें, बट नहीं पॉसिबल हो रहा था। तो अब मुझे फील होता है कि नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हारा नेचुरली बनता है पीयर ग्रुप तो बना लो, इनकेस नहीं बनता है तो फोर्स करने का ट्राई मत करो। मैंने उसके बाद बिल्कुल अकेले पढ़ाई की है, और कोई ऐसे मेरे को खास नुकसान नहीं हुआ। बस जो क्लास में तुम्हारे डाउट्स होते हैं बाकी बच्चों के, वो सुन लो, उसके जो सर तुम्हें आंसर बताएंगे वो सुन लो। उससे ज़्यादा मुझे नहीं फील होता कि पीयर ग्रुप ज़रूरी है। उसके बाद हॉलीडेज ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 2 years। हमारा स्टार्ट हुआ था 11th अप्रैल, मार्च, हाँ अप्रैल के अंदर 2019 में, हाँ 19 में, और 2020 के मार्च में हमें 3 छुट्टियाँ मिली थी। उसके अलावा कोई हमें छुट्टी नहीं मिली लास्ट के 2.5 सालों में। तो ब्रेक्स तो यही मिलेगा तुम्हें हॉलीडे ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 2 years। तो मतलब नहीं मिलता इफेक्टिवली, वो भी हमने रो के 3 days का ब्रेक लिया था। तो टाइम टेबल भी मैं बता ही चुका हूँ। फ्यूचर गोल्स तो देखते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें, देखते हैं कि कहाँ पे इंटरेस्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे फिर आगे सीएस में भी क्या करना है। मतलब लेना तो मेरे को सीएस ही है, तो देखा जाएगा उसके बाद। इम्पॉर्टेंट मैसेज टू योर जूनियर्स। मैसेज तो मोस्टली यही है कि जेई इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जेई इज़ नॉट योर लाइफ। तो इनकेस कभी भी तुम्हें ऐसे बुरा रिजल्ट आता है, या फिर तुम वैसे नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है इतना, तो इतना नेगेटिव इफेक्ट मत करने दो। कि मतलब ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको जेई वगैरह पता भी नहीं होता क्या होता है, वो भी काफ़ी खुश रहते हैं। तो ट्राई करो कि
थोड़ा अपने आप को पर्सपेक्टिव में रखो कि ये सब सिर्फ एक कैरियर है, मतलब करियर है, और इसको लाइफ मत बनने दो अपनी। तो हाँ, इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है मेरे लिए।